हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी, जो कि कम्युनिटी हेल्थ केयर का लेक्चर सीरीज का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे एपिडेमियोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में, एपिडेमियोलॉजी की डिफिनीशन, कंपोनेंट्स, गोल्स, यूजेस एंड मेथड्स के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए। आज थोड़ा गला खराब है मेरा, हो सकता है थोड़ी आवाज़ चेंज आप लोग को समझ में आए। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले हम जानते हैं कि एपिडेमियोलॉजी है क्या। एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी आपका बेसिकली स्टडी है, कोई भी डिजीज आ रहा है किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके रोकथाम के लिए उसके कॉजेज क्या उस डिजीज के, और उस डिजीज का जो पैटर्न है फैलने का, पॉपुलेशन में पूरे लोगों में किस तरीके से फैल रहा है, ये सारी चीजें जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे एपिडेमियोलॉजी में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आया था, ठीक है, इंडिया में आया, अब वो किन लोगों में फैल रहा है, किन लोगों में ज्यादातर हो रहा है, ठीक है, उसका कॉज क्या है, वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, ये सारी चीजें स्टडी किस में की गई, एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो स्टडी करते हैं उनको एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर हम लोग ऐसे बात करें तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी है, डिटर्मिनेंट्स एंड कंट्रोल इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, पॉपुलेशन को किस तरीके से वो डिजीज कंट्रोल कर रही है, ठीक है, किस तरीके से वो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली एचएमपी वायरस भी आया है, ठीक है, अब वो ज़्यादातर चाइल्ड जो बच्चे हैं उनमें और जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं उनमें हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी स्टडी किसने करी, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने करी, देन उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट प्रिपरेशन करी। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे क्या होता है, कोई भी आपका गाइडलाइन जारी की जाती है और कोई भी आपके प्रिवेंटिव मेजर्स जो जारी की जाती है गवर्नमेंट से, डब्ल्यूएचओ से, वो सारे जो गाइडलाइन जारी की जाती है इसी एपिडेमियोलॉजिकल जो भी हमारा स्टडी होता है उसी के बेसिस पे की जाती है। तो इसी वजह से एपिडेमियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक भी है। ठीक, इट इज द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का आपका साइंटिफिक फाउंडेशन है, एडिंग इन डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज के रोकथाम में जो आपका रोल प्ले करता है वो कौन है, आपका एपिडेमियोलॉजी है। एंड हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करने में भी क्या आपका एपिडेमियोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। अब एपिडेमियोलॉजी का की रोल क्या आपका, प्लानिंग, इवेल्युएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ सर्विसेज। अगर आपको कोई हेल्थ सर्विसेज प्लान करना है तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से लोगों में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोविड बेस्ट एग्जांपल है पढ़ने के लिए, क्योंकि रिसेंटली हमारी आंखों देखी है। तो क्या है कि कोविड आया, फिर उसको इवेल्युएट किया गया किस तरीके से पैटर्न जा रहा है उसका, किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसमें क्या पहले प्लान करा, जो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने बताया, फिर उसके बाद प्लानिंग की गई कि नहीं देखिए कि वो एक दूसरे के टच करने से स्प्रेड हो रहा है, तो ये गाइडलाइन जारी की गई थी, एक दूसरे से 2 गज की दूरी वाली जो गाइडलाइन आई थी। इवेलुएट करना कि हाँ किस तरीके से आपका इम्प्लीमेंट हेल्थ सर्विसेज। अब जैसे कोई भी मेडिकेशंस है, ठीक है, कोई मेडिसिन बन रही है तो वो एक लोग कुछ लोगों पे उसको पहले ट्रायल किए जाते हैं, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल की जाती है, देन उसके बाद वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो वो सारी चीजें भी किसमें आ जाती है, एपिडेमियोलॉजी में आ जाती है। देन इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है इसके, जॉन एम लास्ट के अकॉर्डिंग, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन पॉपुलेशन इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, जॉन एम लास्ट का ये कहना था, जो भी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स के या फिर इवेंट्स के पॉपुलेशन में, वो उसकी स्टडी क्या आपकी एपिडेमियोलॉजी है। और सीडीसी के अकॉर्डिंग है, मेथड टू फाइंड कॉज ऑफ हेल्थ आउटकम एंड डिजीज इन पॉपुलेशन, कोई भी डिजीज का कॉज पॉपुलेशन में या फिर कोई भी मेडिकेशन हम ट्राई कर रहे हैं, कोई भी हेल्थ आउटकम आ रहा है, उसकी जो स्टडी, उसकी कॉजेज जो है उसकी स्टडी का जो मेथड है उसको क्या कहते हैं, हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इन दोनों के अकॉर्डिंग ये है आपका। देन उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी पे हम आते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स में आपका बेसिक है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हु वेयर एंड व्हेन ऑफ डिजीज। एक कंपोनेंट एपिडेमियोलॉजी का मेन फोकस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कि हु वेयर एंड व्हेन ऑफ डिजीज। अब कोई भी डिजीज है, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, कब, कहाँ और कैसे हुआ, ये किसने कॉज किया, ये सारी स्टडी क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। देन उसके बाद क्या आपका डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब उस डिजीज का कॉज क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है उस डिजीज के, उसको स्टडी करना, ठीक है, वो भी एपिडेमियोलॉजी का एक मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, देन उसके बाद एक पॉपुलेशन,
फोकसेस ऑन ग्रुप रैदर देन इंडिविजुअल। अब वो ग्रुप में किसी एक ग्रुप में किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, जैसे बूढ़ों में अफेक्ट कर रहा है या बच्चों में अफेक्ट कर रहा है वो डिजीज, ठीक है, वो आपका स्टडी करना है, वो क्या आपका पॉपुलेशन में स्टडी करना, ठीक है, यानी ग्रुप में पूरा आपको स्टडी करना, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है वो स्टडी करना, ठीक है। यानी कि जैसे कोविड है, अब 100 लोगों में से कितने लोगों में हुआ, ठीक है, किन लोगों को ज्यादा हो रहा है, किन लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है इस कंडीशन में, वो सारी चीजें क्या हुआ आपका पॉपुलेशन में हम स्टडी करते हैं, ये भी आपका कंपोनेंट किसका, एपिडेमोलॉजी का। फिर देन है आपका हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है, इंक्लूड डिजीजेस, इंजरीज एंड अदर आउटकम्स। अब उस जो भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स है वो भी आपका इसमें आ जाता है कि जो डिजीज है वो भी आ जाएगा, इंजरी हुई और कोई भी अदर आउटकम है, वो सारी चीजें आपके हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स में आ जाते हैं। हेल्थ आउटकम्स फॉर एग्जांपल जो भी मेडिकेशन की जो रिसर्च होती है, वैक्सीन का फॉर एग्जांपल पहले क्लिनिकल ट्रायल्स की जाती कुछ लोगों में, देन उसके बाद उसका आउटकम निकलता है, तो वो सारी चीजें होगी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स में, ये भी इसका एक कंपोनेंट है। फिर क्या है आपका एप्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन। अब उसके बाद क्या है आपका इंटरवेंशन को डेवलप किया जा रहा है, तो ये आपका किस में आ जाए, एप्लीकेशन में आ जा रहा है, ठीक है। अब पूरी स्टडी करी गई, देन उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है। अब उस स्टडी का जो आपका मेन रिपोर्ट निकला है, फिर लोगों में किस तरीके से आपको अवेयरनेस देनी, प्रिवेंटिव मेजर्स बतानी, ये सारी चीजें एपिडेमियोलॉजी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। गोल्स एंड एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी पे अब हम आते हैं। देखिए गोल क्या है हमारा, एम क्या होता है एपिडेमियोलॉजी का, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गोल्स पे आते हैं। तो सबसे पहला गोल है हमारा आइडेंटिफाई ईटियोलॉजी ऑफ डिजीज, डिजीज का कॉज क्या है ये आइडेंटिफाई करना एक मेन टास्क है, एपिडेमियोलॉजी का मेन गोल होता है, ठीक है। देन उसके बाद की डिटरमाइन डिजीज एक्सटेंड एंड इम्पैक्ट। अब डिजीज का जो एक्सटेंशन है वो कितना है और इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लोगों पे क्या असर पड़ रहा है उस डिजीज का, ये भी डिटरमाइन करना एपिडेमियोलॉजी का मेन गोल है। देन उसके बाद क्या, स्टडी डिजीज प्रोग्रेशन, डिजीज किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, किस तरीके से स्प्रेड हो रही है लोगों में, उसके बारे में भी स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी में ही आता है, उसका मेन गोल है। देन उसके बाद क्या, इवेल्युएट प्रिवेंटिव मेजर्स। अब उसके बाद इवेल्युएट करना है कि कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं उस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए लोगों को, ठीक है, वो गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, आप हमारा क्या गोल्स है किसका, एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स भी बता सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी करी कि कॉज है उसका, एक कॉज क्या है आपका वायरल इन्फेक्शन है, और जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने पे, एक दूसरे से टच करने से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट गाइडलाइन यही करना है कि एक दूसरे को टच ही नहीं करना है ना, एक दूसरे से दूरी बना करके रखनी है, या फिर वो तेजी से स्प्रेड हो रहा है तो पेशेंट को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, जब आपको कॉज पता होगा और उसके स्प्रेड करने का पैटर्न पता होगा तभी आप कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है आपका, सामने वाले के एयर ड्रॉपलेट से, ठीक है, वो उसके खांसने से जो एयर ड्रॉपलेट में बैक्टीरिया आ जाता है वो आपका उसी इनहेल करने से होता है। तो ये चीज आपने पता कर ली, तो आपने क्या किया, पेशेंट को मास्क लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या, वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। एपिडेमियोलॉजी ने लॉजी में आपने स्टडी करी कि हम वो इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, आपने फिर प्रिवेंटिव मेजर्स बता दिए। अब इसी तरह एम क्या है इसका, ठीक है, एम के बारे में हम आते हैं। क्या, डिस्क्रिप्टिव टाइम प्लेस एंड पर्सन एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करना है कि जो भी टाइम प्लेस एंड पर्सन का एनालाइज करना है कि किस तरीके से लोग पे इफेक्ट कर रहा है। एनालिटिकल में क्या है आपका, आइडेंटिफाइंग कॉज एंड एसोसिएशन, जो आपका कॉज है और जो एसोसिएशन है कि किससे एसोसिएटेड है उसको आइडेंटिफाई करना किस में आ जाता है, एनालिटिकल में आ जाता है। फिर इंटरवेशनल है आपका, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इंटरवेशनल यानी कि आप जो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल से जो आपका रिजल्ट मिल रहा है उसके बेसिस पे इंटरवेंशन कर रहे हो कि हाँ इस डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंशन के ये मेजर्स की हमें जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज हुआ गोल और एम। अब देन उसके बाद हम आते हैं यूजेस का एपिडेमियोलॉजी के। तो क्या, अंडरस्टैंडिंग डिजीज कॉजन, डिजीज के कॉजन का जो अंडरस्टैंडिंग है, डिजीज किस तरीके से कॉज हो रहा है, किस तरीके से किसकी वजह से हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड करना। पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, जो भी पब्लिक हेल्थ की प्लानिंग है, यानी पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक के हेल्थ के लिए जो भी हमें प्रिवेंशन के लिए जो भी मेजर्स लेने हैं, वो क्या आपका पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। देन उसके बाद डिजीज सर्विलेंस, डिजीज के सर्विलेंस में, ठीक है, ध्यान में रखना जो आपका ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करने में, फिर है प्रोग्राम इवेल्यूशन, किसी भी प्रोग्राम को इवेल्युएट करने में। प्रोग्राम को इवेल्युएट मतलब कि फॉर एग्जांपल जो भी वैक्सीनेशन वगैरह बन रहे, ठीक है, उसको ध्यान में रखना कि क्लिनिकल ट्रायल कितने बेसिस पे आपका सही जा रहा है, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल में कितना आपको रिजल्ट आपका पॉजिटिव मिल रहा है, कितना निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें प्रोग्राम के इवेल्युएशन में आ जाएंगी। फिर आपका हेल्थ प्रमोशन में, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं किसकी, यूजेस ऑफ एपिडेमोलॉजी की। देन उसके बाद हमारा एपिडेमोलॉजिकल मेथड। अब एपिडेमोलॉजी जो स्टडी हम कर रहे हैं उसके मेथड्स कौन कौन से, तो देखिए 2 मेथड है, एक है आपका ऑब्जर्वेशनल, आपका फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल। एक है ऑब्जर्व का पैटर्न, दूसरा एक्सपेरिमेंटल आता है। ऑब्जर्वेशनल में देखिए 2 है, आपका डिस्क्रिप्टिव है और आपका एनालिटिकल है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल है। एक्सपेरिमेंटल में 3 है, आपके आरसीटी है, फील्ड ट्रायल है, कम्युनिटी ट्रायल्स है। और इसी तरह देखिए एनालिटिकल जब हम ऑब्जर्वेशन में आते हैं तो इसमें 4 पैटर्न है, आपके 4 चीजें, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, फिर आपका इकोलॉजिकल है, फिर आपका केस कंट्रोल है, फिर आपका कोहर्ट स्टडी है, ठीक है, कोहर्ट स्टडी बेसिकली। तो ये आपका एनालिटिकल में आ जाते हैं। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल बात करें तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल जो, तो हम आते हैं सबसे पहले हमारे ऑब्जर्वेशनल मेथड पे। ऑब्जर्वेशनल मेथड का मतलब है ऑब्जर्व करना, कोई एक्सपेरिमेंट ना करना, ऑब्जर्व करना। आप क्लास में पढ़ रहे होते हो, कोई टीचर पढ़ा रही होती है तो आप ऑब्जर्व करते हो कि वो किस तरीके से पढ़ा रही हैं, या कोई सर पढ़ा रहे तो भी आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, लेकिन कंपैरिजन थोड़ा कम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, अगर बॉयज है तो खास करके। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ऑब्जर्वेशनल मेथड यानी कि प्रॉपर ऑब्जर्व करना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, वो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया। सेकेंड था हमारा क्या, एक्सपेरिमेंटल, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो ऑब्जर्वेशन में भी आपकी 2 चीजें आ जाती है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपका, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन पॉपुलेशन। जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी है वो फोकस करता है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, एनालाइज करने में, जो डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और जो भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स है इनका जो मेन गोल होता है, ठीक है, its primary goal is to identify patterns and trends by examining the relationship between the disease and various factors like time, place and person। इनका जो मेन गोल होता है वो आइडेंटिफाई करना है कि उस डिजीज का पैटर्न क्या है, ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है उस डिजीज का अदर फैक्टर से, लाइक कितने टाइम में वो डिजीज स्प्रेड हो रही है, ठीक है, यानी कि वो किसी को अगर अफेक्ट करिए तो कितने टाइम में हो रही है और कितने टाइम लग रहा है उसको प्रॉपर डेवलप होने में, ठीक है, कौन से प्लेस पे ज्यादा अफेक्ट, कौन से प्लेस पे ज्यादा आपका वो फैल रहा है और किन लोगों में फैल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो गोल होती है किसकी होती है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी की। ये प्राइमरी गोल है कि ये रिलेशनशिप देखता है कि वो जो डिजीज है और जो भी अदर फैक्टर्स है उसमें किस तरीके से पैटर्न जा रहा है, कि कितने टाइम में स्प्रेड हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है और किन लोगों में हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या पर्पस क्या है इसका, to identify pattern and trends in health condition aiding paramedics in recognizing common issues in their practices। जो भी पैरामेडिकल्स है उनके लिए भी सेम यही चीज है कि जो आपका पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई करना कि वो डिजीज का पैटर्न क्या है, ठीक है, जो भी हेल्थ कंडीशन में ट्रेंड्स है उनको ध्यान में रखना, एडिंग पैरामेडिकल्स इन रिकॉग्नाइजिंग कॉमन इश्यूज इन देयर प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं तो उनमें जो आपके कॉमन जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रोकना, उनकी रोकथाम में इनका मेन पर्पस होता है कि आप ऑब्जर्व करिए और वो डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो रही है तो किस तरीके से रोकथाम करिए, इसके लिए इसका मेन पर्पस होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी का। देन उसके बाद की एक्सपेक्ट क्या है, हु इज अफेक्टेड, कौन अफेक्टेड है, वेयर इज अकर्स, किधर हुआ, वेयर इट हैपेंस और व्हेन इट हैपेंस यानी कि कब हुआ, ठीक है, किस टाइम हुआ, किस कौन सा पर्सन इससे अफेक्ट हुआ और किस जगह पे हुआ, ठीक है, कौन से प्लेस में ज्यादा अफेक्ट किया है। तो ये चीज है आपका की एक्सपेक्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी का। एक एग्जांपल हम लेते हैं, a paramedic team working in an urban area observes a spike in respiratory infection during winters by recording the number of cases, patient demographics and environmental factor they conclude that cold weather and population
एग्जैपरेटेड द कंडीशन। देखो अब पैरामेडिकल कोई टीम है फॉर एग्जांपल, वो अर्बन एरिया में वर्क कर रही है, ठीक है, और उन्होंने देखा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है विंटर्स के टाइम में इफेक्ट किया। तो कब किया, कहाँ पे किया, अर्बन एरिया में। कब किया, विंटर्स के टाइम पे, ठीक है, और किन लोगों में किया, ठीक है, और जो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक, वो इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीजें उन्होंने कंक्लूड की कि हाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें इंक्लूडेड है, कि विंटर्स के टाइम पे हो रहा है, किन लोग कहाँ पे हो रहा है, अर्बन एरियाज में हो रहा है, ठीक है। और तो ये सारी चीजें क्या हुई, ऑब्जर्वेशनल मेथड में हुई, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी और ऑब्जर्वेशनल मेथड का ही पार्ट। फिर नेक्स्ट हम आते हैं एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी पे। एनालिटिकल में देखिए 4 मेथड्स आपके, फर्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, सेकंड है आपका इकोलॉजिकल स्टडीज जिसको को रिलेशनल स्टडीज के नाम से भी जानते हैं, फिर सी हमारा केस कंट्रोल स्टडीज, डी हमारा कोहर्ट स्टडी, ठीक है, सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज देखिए कि आपका बेसिकली आपका स्टडी करना एक पॉपुलेशन का डेटा एकत्रित करना, पॉपुलेशन की डेटा को डिटरमाइन करना, ठीक है, या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव सबसेट है एक सिंगल टाइम या सिंगल पॉइंट पे उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है, वो आपका क्या है बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मेजर करते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया एमंग प्रेग्नेंट वुमेन अटेंडिंग अ क्लिनिक, जो भी क्लिनिक अटेंड कर रही है कुछ वुमेन जो क्लिनिक जा रही है, वो उनमें ये चेक किया जाता है कि अनीमिया है, वो जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसमें अनीमिया का प्रिवलेंस जो है वो चेक करना, मेजर करना। ये सारा एग्जांपल किस में आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आ जाता है। असेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग हैबिट्स एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम इन पॉपुलेशन सर्वे। पॉपुलेशन सर्वे में चेक करना है कि जो भी स्मोकिंग हैबिट्स है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उनके बीच का रिलेशनशिप, यानी कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, हेल्थ का क्या आउटकम है, और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या आउटकम निकल रहा है, वो उसके बीच का जो रिलेशनशिप हम लोग चेक करते हैं वो क्या आपका क्रॉस सेक्शनल में आ जाता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज दैट एग्जामिन्स डेटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन और अ रिप्रेजेंटेटिव subset at a single point in time to determine the prevalence of an outcome or characteristic। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी पॉपुलेशन है उसको एग्जामिन करते हैं, उनके डेटा को एग्जामिन करते हैं, या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव सबसेट को एट द सिंगल पॉइंट पे हम उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब उस प्रिवलेंस का आउटकम क्या हुआ वो सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का, टू एसेस द प्रिवलेंस ऑफ अ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड कंडीशन एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब जो भी आपका डिजीज है, ठीक है, उसका प्रिविलेंस क्या है उसको डिटरमाइन करना, या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है उसकी एक सिंगल पॉइंट टाइम पे और आपका ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर उस सिंगल पॉइंट टाइम पे उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, वो उसका प्रिविलेंस क्या जा रहा है, उसको जो स्टडी करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रॉस सेक्शनल स्टडी का, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम साइमल्टेनियसली। किया है कि जो भी आप जो भी पर्सन है, ठीक है, या पॉपुलेशन है, वो किसी चीज से एक्सपोजर कर रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका क्या आउटकम निकल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग हैबिट्स का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि स्मोकिंग हैबिट्स क्या है, स्मोक से एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका आउटकम क्या निकल रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आ रहा है वो क्या आपका आउटकम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। पर्पस होता है टू प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशंस हेल्थ स्टेटस, टू आइडेंटिफाई द प्रिवलेंस ऑफ डिजीज और रिस्क फैक्टर, टू जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर एनालिटिकल स्टडीज। हाइपोथेसिस जनरेट करते ताकि आगे जो एनालिटिकल स्टडीज हो सके उसी बेसिस पे हो सके, ठीक है। इकोलॉजिकल जो स्टडी है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल स्टडी, को रिलेशनल स्टडी। तो इकोलॉजिकल स्टडी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे किया जाता है। A study that analyzes data at the group or population level rather than individual to explore association between exposure and outcome across different group of region। देखिए अलग अलग जो बेसिकली इसमें देखिए इंडिविजुअल को नहीं देखा जाता, ग्रुप में स्टडी की जाती है, पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी किया जाता है और अलग अलग जगह पे, ठीक है, कि अलग अलग प्लेसेस पे किस तरीके से वो एक्सपोजर हो रहा है और किस तरीके का आउटकम निकल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लंग कैंसर की जो मोर्टेलिटी है वो ज्यादा एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में है या फिर कम
एयर पॉल्यूशन वाली जगह पे ज़्यादा है। तो ये जो आप कंपैरिजन करते रिलेशनशिप बैठते वो उसकी जो स्टडी है वो आपकी इकोलॉजिकल स्टडी में आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू एनालाइज डेटा एट द पॉपुलेशन और ग्राउंड लेवल रेदर देन इंडिविजुअल लेवल डेटा। इंडिविजुअल लेवल डेटा पे ना जा करके पॉपुलेशन और ग्रुप लेवल पे एनालाइज करते हैं इसमें। टू स्टडी एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम बाय कंपेयरिंग डिफरेंट पॉपुलेशन और रीजन, जो डिफरेंट पॉपुलेशन और रीजन है उसको कंपेयर करके, ठीक है, एक्सपोजर और आउटकम को स्टडी करना, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल स्टडी या कोरिलेशनल स्टडी का। पर्पस क्या है इसका? टू एक्सप्लोर पोटेंशियल एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर एंड हेल्थ आउटकम। जो एक तरीके से इसको कह सकते हैं हम कि एसोसिएशन हम देखते हैं इसका कि एनवायरमेंट से, एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरीके से एसोसिएटेड है इससे, सोशल फैक्टर और लाइफस्टाइल फैक्टर किस तरीके से आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर क्या आपका टू जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर डेप्थ रिसर्च। इसका एक और पर्पस है कि हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं और आगे डेप्थ रिसर्च के लिए एग्जांपल मैंने आपको बता दिया लंग कैंसर का, एंड दूसरा भी एग्जांपल दिया है आपका। फिर आपका थर्ड है केस कंट्रोल स्टडीज पे हम आते हैं, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडीज टू एन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज दैट कंपेयर्स इंडिविजुअल विद अ स्पेसिफिक कंडीशन और आउटकम टू दोज विदाउट इट टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स और एक्सपोजर एसोसिएटेड विद द कंडीशन। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में जो आपका केस कंट्रोल स्टडी है, बेसिकली आपका जो आउटकम है, ठीक है, या फिर आपका जो कंट्रोल है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है उससे उसको कंपेयर करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेबोरेटरी में हम कोई भी आपका टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका जो रिजल्ट आ रहा है और जो हमारा कंट्रोल है उसमें जो कंपैरिजन करते हैं वो आपका क्या हो गया? केस कंट्रोल स्टडीज में एक एग्जांपल हो गया, ठीक। देन उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम बाय कंपेयरिंग इंडिविजुअल विद अ डिजीज टू दोज विदाउट, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना कि जो डिजीज का एक्सपोजर हो, जो किसी इंडिविजुअल का एक्सपोजर हो रहा है किसी डिजीज से या फिर जो आपके नॉर्मल पर्सन ने कंट्रोल से, उन दोनों के बीच का कंपैरिजन करना, ठीक है। एक एग्जांपल आपका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग द लिंक बिटवीन अ हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस एंड डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर से डेवलपमेंट और जो एस्बेस्टोस से एक्सपोजर हो रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो आपका लिंक है, ठीक, उसको इन्वेस्टिगेट करना। या फिर आपका असेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड एन आउटब्रेक ऑफ नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है और जो आपका पुअर हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, उसको एक्सेस करना, ये भी आपका किस में आ जाएगा? केस कंट्रोल स्टडीज में आ जाएगा, ठीक है। टू स्टडी रेयर डिजीज और आउटकम, जो भी रेयर डिजीज है उसके आउटकम को स्टडी करने के लिए केस कंट्रोल स्टडीज का यूज किया जाता है। फिर क्या पर्पस क्या है? टू एक्सपोजर रिस्क फैक्टर और कॉजेज ऑफ डिजीज रेट्रोस्पेक्टिवली एंड टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर कॉजल रिलेशनशिप। जो भी कॉजल रिलेशनशिप है उसका एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए भी केस कंट्रोल स्टडी का मेथड अपनाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी, कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो लैंगिट्यूडनल स्टडी वेयर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कोहर्ट इज फॉलोड ओवर टाइम टू assess how exposure to specific factor affects the incident of an outcome। देखिए जो एक इंडिविजुअल का जो ग्रुप है उसको काफी टाइम फॉलो किया जाता है ये एक्सेस करने के लिए कि जो किसी स्पेसिफिक फैक्टर से जब वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस इंसिडेंट का आउटकम क्या निकल रहा है, ठीक। For example, follow healthcare workers who have been exposed to needle stick injury to assess the development of hepatitis B over time। ठीक है, अब आप उन हेल्थ वर्कर्स को प्रॉपरली क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो, प्रॉपरली उनको नोटिस कर रहे हो जो कि नीडल स्टिक इंजरी से एक्सपोज हुए हैं, ठीक है। अब वो एसेस करना कि हेपेटाइटिस बी ओवर टाइम कितने टाइम में उनको क्या हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है या डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक करना, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जर्विंग अ कोहर्ट ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर फॉर 10 years टू स्टडी द इंसिडेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हो तो स्मोकर एंड नॉन स्मोकर के बीच को आप दोनों को 10 साल तक आप फॉलो कर रहे हो, दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो। देन उसके बाद आप डेटा दे रहे हो कि हाँ सीओपीडी किस में ज्यादा हो रहा है, सीओपीडी के चांसेस किस में ज्यादा और किस में कम है, ठीक है। तो ये आपका कोहर्ट स्टडी में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू ऑब्जर्व द एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम ओवर टाइम इन ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में किसी चीज से वो एक्सपोज हो रहे हैं और उसका आउटकम कितने टाइम में निकल रहा है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं किसमें, कोहॉर्ट स्टडी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है देन उसके बाद क्या आपका, टू कैलकुलेट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड वर्सेज नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। जो भी इंसिडेंट है उस डिजीज का, ठीक है, उसको चेक करना कि वो किन जो एक्सपोज्ड लोग हैं और जो नॉन एक्सपोज्ड लोग हैं उनमें क्या इफेक्ट है, ठीक है, उनमें उस इंसिडेंट का क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है, ये चीजें हम स्टडी करते हैं कोहॉर्ट स्टडी में। पर्पस क्या है इसका, टू डिटरमाइन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, डिजीज का जो नेचुरल हिस्ट्री उसके बारे में स्टडी करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए उसको, टू एसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज आफ्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर। किसी चीज से वो एक्सपोज हो रहे हैं तो डिजीज के डेवलप होने के रिस्क चांसेस कितने हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना है, ये भी पर्पस होता है कोहॉर्ट स्टडी का, ठीक है। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। देन हम आते हैं सेकेंड, हमारा है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। क्या हमारा एक्सपेरिमेंटल, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बेसिकली आपका जो भी फील्ड ट्रायल हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, उस फील्ड में ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एपिडेमियोलॉजी वेयर researcher actively test how a specific interventions like a new medicine, vaccine or public health program affect health. They do this by deliberately changing something in a group of people and observing the result to find out what works and what's not, what does not, sorry, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी सिंपली एपिडेमियोलॉजी का वो ब्रांच है जहाँ पे कोई रिसर्चर है, ठीक है, वो कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई नई मेडिसिन आ रही है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में, ठीक है, तो वो कोई मेडिसिन आ रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स उसके किए जा रहे हैं, वैक्सीन आ रही है उसकी क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं, और कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आपने कंडक्ट करा है, तो वो किस तरीके से लोगों के हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से उसका आउटकम निकल रहा है, वो स्टडी करना किसमें, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग अ न्यू वैक्सीन ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल टू सी इफ इट प्रिवेंट्स अ डिजीज इन एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, न्यू वैक्सीन आ रही है, ठीक है, उसको किसी ग्रुप ऑफ पीपल में उसको एडमिनिस्टर्ड करके ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये क्या हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में आ गया। ये देखिए तीन टाइप के होते हैं, आपका आरसीटी हो गया, फील्ड ट्रायल्स हो गया, कम्युनिटी ट्रायल्स हो गया, ठीक है, ये तीन टाइप के एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सबसे पहले हम बात करेंगे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यानी आरसीटीज के बारे में। आरसीटीज देखिए क्या आपका स्टडी वेयर पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइन टू डिफरेंट ग्रुप्स, ट्रीटमेंट वर्सेस कंट्रोल, टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी और सेफ्टी ऑफ एन इंटरवेंशन। बेसिकली इसमें किसी एक पार्टिसिपेंट को रैंडमली असाइन किया जाता है डिफरेंट ग्रुप से, और इवेल्युएट करने के लिए कि जो भी मेडिकेशन या जो भी ट्रायल्स की जा रही है उसकी इफिशियंसी क्या है और उस इंटरवेंशन कितना सेफ है, ठीक है, वो चेक करने के लिए आरसीटीज की जाती है बेसिकली, ठीक है। बेसिक एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अ क्लिनिकल ट्रायल इवेल्युएटिंग अ न्यू ड्रग फॉर डायबिटीज वेयर पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइन टू रिसीव द ड्रग और अ पेस्बो, ठीक है। देखिए बेसिकली ड्रग बनाएगी डायबिटीज पेशेंट के लिए, लेकिन जो पार्टिसिपेंट है उसको रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, डायबिटिक पेशेंट को ना करके किसी को भी सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपका किस में आ जाता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में, ठीक है। इसका मेन पर्पस है कि जो न्यू ट्रीटमेंट ड्रग या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज की जा रही है कंट्रोल कंडीशन में किस तरीके से अफेक्ट डाल रही है उसको स्टडी करना, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट हम आते हैं फील्ड ट्रायल पे, जो सेकंड हमारा फील्ड ट्रायल है। फील्ड ट्रायल देखिए बेसिकली आपका नॉन हॉस्पिटल सेटिंग्स में किया जाता है, नॉर्मल नेचुरल इन्वायरमेंट में रख करके कि नेचुरल इन्वायरमेंट में उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे, तो वो चीज है आपका फील्ड ट्रायल, ठीक है। स्टडीज कंडक्टेड इन नॉन हॉस्पिटल सेटिंग ऑन हेल्दी इंडिविजुअल, जो हेल्दी इंडिविजुअल पे उन पे किया जाता है और नॉन हॉस्पिटल सेटिंग पे किया जाता है, ठीक है। एम टू प्रिवेंटिंग डिजीज, इंटरवेंशन एम टू प्रिवेंटिंग डिजीज, डिजीज को प्रिवेंट करने का बेसिकली जो इंटरवेंशन है वो सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है हेल्दी पर्सन में नॉन हॉस्पिटल सेटिंग्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नई मलेरिया वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, हाई रिस्क कम्युनिटी के लिए, अब वो कम्युनिटी बेसिकली आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में है, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट किया नेचुरल एनवायरनमेंट से, उनको नेचुरली रहने दिया, आपने हॉस्पिटल में ना रखकर उनको नेचुरली उनके घर पे रख करके आपने वैक्सीन दे दी, देन उसके बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका रिजल्ट निकला, ठीक है।
देन उसके बाद आपका थर्ड है कम्युनिटी ट्रायल्स, ठीक है। जो आरसीटी है वो कम लोगों में की जाती है, लेबोरेटरी में की जाती है। जो फील्ड है वो आपका नॉन हॉस्पिटल सेटिंग में करी जाती है। फिर सी है आपका कम्युनिटी ट्रायल्स। कम्युनिटी ट्रायल्स में क्या है, स्टडी इन विच इंटायर कम्युनिटीज रादर देन इंडिविजुअल आर रैंडमाइज्ड टू रिसीव एन इंटरवेंशन और सर्व एज कंट्रोल। देखो यहाँ पे जो आपका कम्युनिटी ट्रायल्स है, इसमें ओवरऑल कम्युनिटी को स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल को नहीं, ठीक है, या फिर किसी रैंडमाइज पर्सन को रिसीव करके नहीं। इसमें ओवरऑल कम्युनिटी की स्टडी की जाती है टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन एट अ पॉपुलेशन लेवल। जो भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है पॉपुलेशन लेवल पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए कम्युनिटी ट्रायल्स किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर ऑन कम्युनिटी डेंटल हेल्थ। जो वाटर में फ्लोराइडेशन किया जा रहा है, ठीक है, उससे जो कम्युनिटी है उनके डेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो पूरी स्टडी क्या आपका कम्युनिटी ट्रायल्स में आ जाएगी, ठीक है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज ऑन हेल्थ आउटकम अक्रॉस लार्ज ग्रुप। कोई भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, हेल्थ पॉलिसीज जारी कर रहे हैं, तो ओवरऑल किसी कम्युनिटी में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो सारी जो स्टडी है वो क्या आपकी कम्युनिटी ट्रायल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आरसीटी हुआ जो कि लेबोरेटरी लेवल किसी रैंडमाइज पर्सन पे कर रहे हैं, किसी एक पर्सन पे, ठीक। देन सेकंड है हमारा फील्ड स्टडी, जो कि फील्ड पे करते हैं नॉर्मली नेचुरल इन्वायरमेंट में नॉन हॉस्पिटल सेटिंग्स में। फिर आपका सी कम्युनिटी ट्रायल्स। तो ये था हमारा ओवरऑल क्या था, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स थे, ठीक है। एक आपका सर्विलेंस भी आ जाता है, उसके बारे में नॉर्मली शॉर्ट में हम बात कर लेंगे। कंक्लूजन पे आते हैं तो एपिडेमियोलॉजी क्या आपका इंटीग्रल है किसका, पब्लिक हेल्थ। किसी पब्लिक हेल्थ की स्टडी में आपका मेन जो टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज अगर आप पढ़ रहे हो तो मेन टॉपिक एपिडेमियोलॉजी ही है कि उस डिजीज का स्प्रेड होने का पैटर्न क्या है, टाइम क्या है, किस लोगों में फैल रहा है, ये सारी स्टडी किसमें कर रहे हो, एपिडेमियोलॉजी में कर रहे हैं। आइडेंटिफाइज डिजीज पैटर्न, कॉजेज एंड सॉल्यूशन, मेथड्स एंड फाइंडिंग गाइड, इफेक्टिव इंटरवेंशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल कंक्लूजन। थैंक यू सो मच। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, आई थिंक आधे घंटे का, गला भी थोड़ा खराब हो रखा है। भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं फिर से एक बार लाइव आऊंगी तो समझा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।